इस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें सारा नेता एक हो गया दरवाजा बंद करके पास। फुल मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए, इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई इन लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के गया काल इन लोग का चर्चा चल रहा था। तो उसी चर्चा के बीच में हम एक सम्मेलन करना आवश्यकता समझा, ये जरूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीका से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, आप लोग खुद सोच रहे। एक देश ऐसा है, वो छोटी हिंदू लीडर नेता होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शब्द हटाने से तो बचा क्या, उसका रीढ़ तोड़ दिया और पार्लियामेंट में पारित किया गया है और वो संविधान के खिलाफ पारित किया गया है। संविधान में बोलता है धारा 26 स्वतंत्र प्रभाव से रिलीजियस इंडिविजुअल एक्ट ये लोग ने लाया और ऊपर धारा 3 में लिखा है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, दंडनीय होगा। तो सांसदों ने खुद ही किया, तो अब सांसद बना जाए ना संविधान बना जाए ना इनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये 3 मुद्दा बना हुआ जटिल मुद्दा है और इस तरीका का सांसद को हम क्या सांसद माने, ना इनको हमने आज संविधान को माने, ना हम जनता को माने। यहाँ 3 मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोग विचार विमर्श करिए और सोचने का समय आया। और दूसरा, एक एनजीओ 1860 एक्ट का एनजीओ धर्म परिवर्तन कराने के हेतु एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एक बिल एनजीओ को लेके आके नेपाल में ये लोगों ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और नेपाल सरकार साथ सहभागी बनाया और नेपाल सरकार का जनता का जो आया है, जो पैसा आता है, जनरेट होता है रेवेन्यू में नेपाल गवर्नमेंट, उसका 25% एनजीओ को दिया जाएगा, एमसीसी को दिया जाएगा और एमसीसी को खर्च हिसाब देने का कोई जरूरी नहीं है, हिसाब भी नहीं देगा एमसीसी, उसको कुछ नहीं करेगा, वो जैसा ये चाहेगा वैसे ही करेंगे, ऑडिट देने का जरूरत है। इस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सारा नेता एक हो गया, दरवाजा बंद करके पास कर गया। और 3 नंबर में आइए, उसी तरीका से आज एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार, ये सारे चैनल, ये सबको बंद करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, विधेयक पेश किया गया है, वो अभी चल रहा है, पास नहीं हुआ है अभी, उसमें चर्चा और इन लोगों का मंथन चल रहा है। काल उपेंद्र यादव को बुलाया केपी ओली ने और शेरबहादुर देवबा, केपी ओली का 2/3 बहुमत है और उसके बाद उपेंद्र यादव को देके 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए, इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई इन लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के गया काल इन लोग का चर्चा चल रहा था। तो उसी चर्चा के बीच में हम एक सम्मेलन करना आवश्यकता समझा, ये जरूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीका से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, आप लोग खुद सोचने का समय हो गया। तो इसीलिए ये बिल रोकने के लिए हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आप लोग का सहायता दिशा आवश्यकता है, आप लोग का मदद की आवश्यकता है और आप लोग इसको आगे तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि इसको आगे आप लोग ले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोग प्रहार करते जा रहा है एक से दूसरा देश, तो इस तरीके से तो देश नहीं बचेगा। ना नेपाल नाम जुड़ा हुआ है संस्कृत से। समुद्रगुप्त मौर्य जब फर्स्ट राजदूत हिंदुत्व का बने थे, उन्होंने एक वेद में लिख के गया नेपाल एक संस्कृत की नाम है, नेपाल नाम नहीं मिटा सकते हैं। तो उसका ये लोग खत्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए बिल पास। और तीसरा, ये आप एक राष्ट्रीय परिचय नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लेके आया और वो जो रवि लामचंद अभी जो उसके पीछे जो लग रहा है, रवि लामचंद आप लोग सुने होंगे, रवि लामचंद अभी चर्चित में है, चर्चा में है नेपाल में। उसने क्या किया है, 1200 करोड़ में डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन से कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद में उसको नेपाल में इंट्रोड्यूस करना है। 31 मार्च तक इसको पूरा इंप्लीमेंट करके सबको, जैसे ओम शब्द हटाया, अब हिंदुत्व का इम्पोर्टेंट खत्म कर दिया और उसको लेके आएगा। अभी जिसका सिटीजनशिप है, जिसका ऑल नागरिक है, ऑल आइडेंटिटी है और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी, उसका बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लाया और 16 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक नेपाल से लोन लिया। 1200 करोड़ रुपया जो बाइडेन ने दिया डॉलर में, जैसे एमसीसी में दिया 55,000 करोड़ रुपया देके एमसीसी पास किया घुस खा के। तो इसमें भी ये लोग ऐसा घुस लेकर उसको पास करने के लिए
बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको जबरदस्त इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है कि जब अगर नेशनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो यहाँ रहने नहीं सकेगा। तो इस तरीके से लोग फोर्सफुली जनता को दबाकर, जनता को डराकर, जनता को धमकाकर इस तरीके से ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और उसमें क्या क्या कंडीशन है, जो शादीशुदा हुआ हमारा देवियां है, माताएं हैं, सब जो भी है, बहन है, उनका सिंदूर नहीं लगा सकते जब फोटो खींचेंगे आइडेंटिटी का। 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, चूड़ी नहीं लगा सकते, चूड़ी को निकाल देना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। 4 नंबर, तिलक नहीं लगा पाएंगे। 5 नंबर, पेंट शर्ट पहन के, साड़ी छोड़िए तो ड्रेस तो पोशाक तो छोड़िए, पेंट और शर्ट पहन के फोटो खिंचाना पड़ेगा। वो बनेगा राष्ट्रीय परिचय पत्र महिला के लिए। और पुरुष के लिए टोपी नहीं, जैसे टोपी नहीं लगा सकता, ये तो राष्ट्रीय पोशाक है। और राष्ट्रीय पोशाक ड्रेस नहीं पहन सकता है, तो वो भी पेंट शर्ट में ही बिना तिलक ये खींचना पड़ेगा। तो ये कराने वाला रवि का अगुवाई में जब गृह मंत्री बना थोड़ा दिन के लिए, उसने 1200 करोड़ में ठेका लेके ये काम कराया इन लोग के साथ। और जनता को बोला क्या, ये तो पहले कांग्रेस एमएलए पास कर चुका था, इसे मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं देखूंगा। देखिए जहां पैसा लेना होगा इस तरीके से जनता को बोलता, और उधर में बोलता है इन लोग को मैं पास कर दूंगा। तो इस तरीका दोखलापंथी, इस तरीके का दोहरा चाल, इस तरीके का जनता के ऊपर हत्या, डायरेक्ट हत्या है, इनडायरेक्ट हत्या है। डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं। जो सड़क में आएंगे उनको डायरेक्ट हत्या कर रहा है, और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कागज में कर रहे हैं। तो कैसा देश बचेगा? न नेशनलिज्म रहेगा, न सिक्युलरिज्म रहेगा, न सिक्योरिटी रहेगा, न आइडेंटिटी रहेगा, न आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा? और 1 साल में 20 लाख युवा बाहर विदेश जा रहे हैं। भारत में हमें 18 लाख नेपाली है, दिल्ली में नहीं काम करते, BA में पास है, काम नहीं है, वेटर करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इस तरीके का ये माहौल बना हुआ है। आज 2021 की जनगणना के अनुसार 81.90% जो है वो हिंदू है वहाँ पर। हाँ जी। फिर भी वहाँ पर जो है उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कारण है? ऐसा है, नेपाल में 81, आज प्रचंड नाम बदले, डोमिनिक बन गया। उसने अपना क्रिश्चियन नाम रखे ना, ईसाई नाम रखे, डोमिनिक मैथ्यूस, क्या है उसका, वो हिंदू नहीं रहा। प्रचंड नाम से हिंदू नहीं माना जाएगा। केपी ओली बदला नहीं है, लेकिन वो भ्रष्ट कर रहा है, दबाव कर रहा है, देश बर्बाद कर रहा है, लेकिन नाम नहीं बदला उसने, वो अभी वो है उसी में। और शेरबहादुर देवरा बदल चुका है, बाबूराम भट्टराई बदल चुका है, वो कैथोलिक है। वो यहाँ में मारिया, सिस्टर मारिया से हरियाणा में आके उसने बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया। तो उसके बाद में उपेंद्र यादव बदल चुका है। वहां में 20 सांसद, ऐसा सांसद है, पास्टर है, पास्टर के रूम में का एकनाथ ढकाल पास्टर है। आप लोग देखिए सर्च करके, सांसद है, अभी पास्टर है वो, कोरिया का। तो इस तरीके से लोग नाम नहीं बदलता है। और स्वर्णिम मोहगले जो अभी नया पार्टी में है, उसका बीवी भी क्रिश्चियन है और अमेरिका की है, और उसको लेके आ गया नेपाल में राजनीति करके, नेपाल को बर्बाद करने के लिए उसको लेके आके उसके बीवी को। भारत सरकार को मैंने ये कहा है मेमोरेंडम में, 506 में है ये। इस तरीके से ये लोग देश विदेश में जाते हैं। तो भारत के साथ हमारा क्या है? भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा संस्कार का रिश्ता है, और हमारा खान पान मिलता है। भारत में भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, सब हम लोग एक बोल के। भारत क्यों कब्जा नहीं कर रहा है? कर ले भारत हस्ताक्षर, कर ले भारत, ले और राज्य दे दे, नेपाली राज्य दे दो, नेपाल राज नाम से, नेपाल नाम निकाल। ये मैंने आज साफ शब्दों में, इसीलिए मैंने ये दिया है मुख्यमंत्री मोहन जी को, मैंने दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसा अमित शाह जी को, राष्ट्रपति को। और क्योंकि ये मेन पिलर यही है देश में, मोहन भगत जी, ये सब 8-10 जो है मेन पिलर है, ये मेन पिलर तो मैंने ये बनाया है ये ज्ञापन। नेपाल के हिंदुत्व जनता का फेवर में हूँ, और नेपाल को हिंदुत्व देवी देवता का जन्म स्थल को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र नहीं मिटा सकता है। 2 नंबर आपका सवाल। 3 नंबर आपका आइए चाइना। चाइना में डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या बोलता है, फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है। और देखिए अभी आप आइए टेक्निकल, मैं बहुत टेक्निकल बंदा हूँ, यूएनओ में बैठता हूँ, जनेवा में मैं मानव अधिकार का अंतरराष्ट्रीय का उपाध्यक्ष हूँ। आप सुन लीजिए, अभी जेलों में मेरा ऑफिस है, यहाँ इंडिया में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या है, संविधान क्या बोलता है, प्रोविजंस क्या है फॉरेन पॉलिसी में, नंबर 3 आर्टिकल क्या इसमें करता है, उसके बाद में बिटवीन रिलेशन। ओके एक सेकंड, अब सुनिए, तब पत्रकार का सवाल लीजिए ना, सुनिए। अब मेरा ये कहना है कि जो चाइना के साथ आपका इशू है वो सरकार टू सरकार है। जब नेपाल सरकार में लगता है कि नेपाल के सब लोग बिक गए तो वहां सरकार बदलिए। अब तीसरा सवाल जो बीच में आपने बहुत बढ़िया से छोड़ दिया, जो नहीं, मेरा दूसरा सवाल जो बहुत बढ़िया से कन्वीनियंटली छोड़ दिया,
मधेसी को नेपाल में क्यों बेइज्जत किया जाता है, उसमें क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा ठीक, उसमें भी आ रहा हूँ। आइए बोलिए। बिल्कुल आ रहा हूँ साहब, चिंता ना करें, एक एक जवाब आप लोगों को मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसमें मलेशिया को ऐसा है, मलेशिया का जो नेता है अपने मलेशिया जनता बहुत सीधा साधा है, थारू जाति है, जनजाति है, सब है, वो उस इतना नहीं लगा सकता माइंड। तो उनका माइंड को वॉश करने के लिए भूपेंद्र यादव, विजय गच्छता, सीके रावत, अब सुन लीजिए नाम एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। उसके बाद ये सारे नेता 15 में 7 दिन बॉर्डर बंद किया, 7 दिन के बाद में 25 टिप्पर कहां से लेके आया, आज बंद कर दिया बॉर्डर, 25 टिप्पर खड़ा कर दिया, 7 जेसीबी खड़ा कर दिया। ये हमको रिकॉर्ड है मेरे पास। तो कहां से लिया? जनता मार के लिया, जनता को बर्बाद किया वहां पे बॉर्डर में। तो वो लोग देश के हित में नहीं है, मधेसी का हित में नहीं है, वो लोग अपना स्वार्थ का हित में है। इसीलिए मधेसी को कोई गाली नहीं किया जा रहा, ये नेता बनाया जा रहा है, ये ठीक है, समझ आ गया। अब ये कहना है कि क्या आप नेपाल की सरकार को, जैसे वहां के राजा, वैसे ही आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका जाए क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया? बोलिए इस पे। नेपाल को सरकार उखाड़ के नहीं, इनको पूरा देश से बाहर किया जाए, जहां जाना जाए। कि नेपाल में रहने का अधिकार, सांसद का काम नहीं किया है, दलाल का काम किया है। सांसद होता तो जनता को देखता, सांसद होता तो जनता को सुनता। ठीक है। अब एक दूसरा सवाल इसको ले जाते हैं कि नेपाल के लोग बहुत सारे हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में ये है कि नेपाली और हिंदुस्तानी का बेटी रोटी का रिश्ता। आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जो बेटी रोटी का जो रिश्ता है उसमें आप क्या दखल अंदाजी करते हैं? जैसे हमारे सीनियर पत्रकार ने थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा कि ये तो सरकार की बात है। नेपाल में जो तरीका से चल रहा है, इस तरीका से तो ना देश बचेगा, ना जनता बचेगा, ना युवा बचेगा। 3 पॉइंट आप क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए उसको बचाने के लिए जनता बचाना है, देश बचाना है और नेपाल का नाम बचाना है और वहाँ का खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए उनको व्यवस्था। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपको चाइना से डर लग रहा है कि वो आपके देश को कमिश्नर बना दे और खाना दे? कम्युनिस्ट बना के खाना नहीं मिलेगा, काम करना। चाइना आपके देश को खाना जाए, इस बात को डर लग रहा है? चाइना खाना दे नहीं रहा है, चाइना तो नेता खा रहा है। वही मैं कह रहा, नेता तो आता है भारत में, आपको पैसा दो, यहाँ से ले जाता है, फिर चाइना जाता है और आपको फिर अमेरिका जाता है। ये 3 जगह से वो लोग पैसा लेते हैं, वो लोग दलाली काम करता है। जिंदाबाद छोड़ी। और हमारा बात है कि मुद्दा हम यूएनओ जाने का पहले प्रोविजन क्या बोलता है आर्टिकल 3 यूएनओ एक्ट में कि आप पड़ोसी देश को इन्फॉर्म किया गया था ये चीज को। सुन लीजिए, बहुत बड़ा इश्यू है ये, ऐसा बोलने से नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। तो उसमें क्या है, हम बोलना पड़ेगा यस मैम क्या, और मैं तो किया ही नहीं। इसलिए आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस किया, ये यूएनओ का इनिशिएटिव का लिए किया है। अब ये दिया हूँ, उसके बाद में मैं सब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखूंगा, आप लोगों को भी दे दूंगा। उसके बाद में 3rd पर्सन में सीधा यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस के साथ जाके बैठ जाऊंगा। भाई यहाँ आदेश। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप नेपाली जनता से सिग्नेचर अभियान चलाएंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहती? क्योंकि भारत की बहुत संख्यक जनता भी चाहती है कि नेपाल हमारे में शामिल हो जाए, जनता की बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ की जनता से सिग्नेचर कैंपेन चलवाएंगे जो भारत में शामिल होना चाहते हैं? मेरे पास मोर देन लाखों नेपाली सिटीजन ने बोल चुका है, साहब जोड़ा हम लोग मर गया, खाना नहीं है, आप पैसा बाहर जाके कमाना पड़ता है, आगे से पत्नी भी नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है, इस अवस्था हमारा। इसलिए आप हमको कम से कम हमको रोटी रोजी तो भारत देगा, इतना तक वो लोग ने बोल चुका है। मैं उसका गवाह भी आप लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन हम क्या है कि उसको हम करने के लिए पहले हमको पूरा देखना पड़ेगा टेक्निकल हम क्या क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन लेट डाउन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, क्या फॉरेन पॉलिसी में कुछ प्रोविजन है, उसको भी हमको देखना पड़ता है। सारा देखते हुए टीवी में पढ़ा लेखा बंदा हूँ, ऐसे हवा में आप यूएनओ जाए कहीं भी जाए, वो ये पूछेंगे क्या आपने अपने कंट्री में रेफरेंडम किया? रेफरेंडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो पूछेंगे आपकी जुडिशरी क्या कहती है। यस। जब सब रॉयल जब फेल हो जाता है तो जुडिशरी का उससे देखना पड़ता है। तो क्या आप जुडिशरी पे गए? दूसरी बात। तीसरी बात, जब आप इनका रेफरेंडम और जुडिशरी हो जाएगी तब आप वहां पे अपना जो भी आपका व्यू है
जो उन दोनों का व्यू होगा और आपका व्यू होगा, तब आप यूएनओ में भेज कर सकते हैं। इससे पहले यूएनओ नहीं जा सकता। तो इसमें आपका क्या? डिफेंडर का लिए मेरा पास एक ही पॉइंट है, डिफेंडर करने जाऊंगा तो मुझे शूट कर दिया जाएगा, इसलिए मेरा सिक्योरिटी ऑलवेज सिक्योरिटी शूट कर देंगे, शूट कर देंगे। 100% अभी कर ही रहा है, जो बोलता है मार्केट में कर ही रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट में उसने उसका बाद में उसका इंस्टेंट उसका पीरियड पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यूएनओ को बचा सकते हैं। भाई आप जुडिशियरी क्यों नहीं जाते? जुडिशियरी, अच्छा जुडिशियरी सीआरपीसी 482 बोलता है, 482 सीआरपीसी में हमको क्या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ जुडिशियरी। वकील बात करते मैं अभी वकील बन जाऊँ आपके साथ। तो उसके बाद में क्या बोलता है 485 सीआरपीसी जुडिशियरी बोलता है हम वाले, और वहां में जज ऐसा बिका पड़ा हुआ है जो भी कर देता है। इसलिए नेपाल में ना कानून है, ना आपका सुरक्षा है, ना आपका सर्वाइवल है, ना हमारा धर्म बचा रहा है। तो नेपाल ये सब बिगड़ गया है, तहस-नहस हो चुका है। इसलिए नेपाल में उसमें भी हमको उम्मीद नहीं है कि हमको 482 में 482 के तहत मुझे अपनी